Afternoon, sir. Hello, good afternoon, everyone. Please confirm if you're able to see the screen and my voice is clear to you guys. Yes, sir. Okay, so let's start the lecture. लास्ट क्लास में आपको टॉपलिंग के बारे में बता रहा था. तो अगर आपने लास्ट क्लास देखा है और समझा है तो इस एग्जाम्पल का पहले आप आंसर करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. सो देयर इज एन एग्जाम्पल फॉर यू. लेट्स से आपको ऐसा बोला जाता है कि देयर इज एन इंक्लाइंड प्लेन और इन दिस इंक्लाइंड प्लेन देयर इज अ body placed अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं डिस्कशन से रिलेटेड तो मैं पहले इसको फिनिश कर देता हूँ, इसके बाद आपके क्वेश्चंस ले लेंगे. मे बी लाइक कि अगर आपको डीपीपी या किसी और से डाउट है तो. सो लेट्स से फर्स्ट कंप्लीट दिस कि अपने पास एक क्यूब बॉडी है और एक एंगल थीटा दिया इंक्लिनेशन का और यहाँ पर एक फ्रिक्शन की वैल्यू दी गई है. फ्रिक्शन इज लेट्स से 1/√3. म्यू की वैल्यू आपको दिया गया. यू कैन ड्रॉ दिस पिक्चर. और ये सॉलिड क्यूब है. सॉलिड हो या फिर हॉलो हो खास फर्क नहीं पड़ेगा. और ये इंक्लाइंड प्लेन पे रखा गया है. क्वेश्चन है इफ थीटा इज काफी पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है. इफ थीटा इज increased slowly from theta equal to 0, then choose the correct statement. So मैं कुछ स्टेटमेंट बताने जा रहा हूँ और आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशंस. थीटा को कैसे आप बढ़ा रहे हो, जाहिर सी बात है आप इस तरह से ले जा रहे होगे और 90 की तरफ ले जा रहे हो. कुछ ऐसे स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड करेगा. लेट्स से एक स्टेटमेंट ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा और एक डी होगा. क्यूब एक मतलब क्यूब will topple first and then slide. It will slide first and then topple. It will slide and topple together or simultaneously. Anything can happen. Last में लिखा हुआ है anything can happen. इसका आंसर आप जब तब दे पाएंगे जब आपको दोनों पॉइंट्स पता हो कि स्लाइडिंग का क्या कंडीशन है, टॉपलिंग का क्या कंडीशन है. और स्लाइडिंग आपने कई बार पढ़ रखा है पहले भी, फ्रिक्शन के टाइम पर और अदरवाइज. टॉपलिंग लास्ट क्लास में पढ़ा है. सो आपके आंसर्स आ रहे हैं जैसे सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, majority of you are saying B option. So आपको याद रखना है कि what is the condition for toppling, what is condition for sliding, and उसके according हम लोग बात कर पाएंगे, right? Good. तो आपका आंसर भी आया है, probably सभी का आंसर भी है. So what is needed for sliding? तो for sliding you will say there's a condition like this कि sliding के लिए थीटा की वैल्यू और टेन थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी होनी चाहिए. सो जब टेन थीटा की वैल्यू म्यू से बड़ी हो जाती है
तो फिर वो स्लाइडिंग होना स्टार्ट होता है। सो ये कंडीशन है। अब आपको म्यू की वैल्यू दिया गया है, तो आप यहाँ से लगाओगे दिस इम्प्लाइज tan थीटा इज इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू 1/√3। tan थीटा की वैल्यू आप जानते हो इंक्रीज करती है, तो यहाँ से थीटा विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 डिग्री। इसका मतलब जब थीटा 30 डिग्री पहुंचने वाला होगा तो ये क्यूब स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, उससे पहले ये स्लाइड नहीं करेगा, स्टे करेगा। व्हाट इज गोइंग टू हैपन फॉर टॉपलिंग? तो टॉपलिंग की कंडीशन कल हम लोगों ने निकाली थी, आप उसको फिर से निकाल सकते हो या फिर उसको जो आपको याद है उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। आपको पता होगा कि नॉर्मल रेशन कॉर्नर पे शिफ्ट हो जाता है, फिर टॉप बैलेंस करते हो, कुछ इस तरह का रिजल्ट आया था, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू a/b और समथिंग लाइक। सो डायमेंशंस का रेशियो आया था। और अगर आपको बताना हो तो आप ऐसे बोलोगे कि mg sin थीटा का टॉर्क उसको टॉपल कराएगा, mg cos थीटा का टॉर्क उसको स्टेबल कराएगा। लेट्स से ये डायमेंशन b है, ये डायमेंशन a है। सो कंडीशन क्या आएगी? mg sin थीटा इंटू b, और उसको मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो आप ऐसे लिखोगे mg sin theta into the perpendicular distance from the point of contact, जिसके अबाउट हम लोग निकालना चाह रहे हैं, since to b/2 should be greater than or equal to mg cos theta into a/2। ये कंडीशन टॉपलिंग का निकाला गया था। फ्रॉम हेयर यू फाइंड कि जो tan थीटा की वैल्यू आती है, इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू a/b। ए कौन सा डायमेंशन है जो अलोंग द इंक्लाइन जा रहा है, बी कौन सा डायमेंशन है जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन जा रहा है। उन दोनों को वॉच कर लेते हैं। सिंस ये क्यूब वर्ड यूज किया गया, इसका मतलब ए और बी आपस में बराबर रहे होंगे, तो tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 implies थीटा फॉर टॉपलिंग is has to be greater than equal to 45 डिग्री। सो जब ये 45 डिग्री को क्रॉस करेगा तब टॉपल करेगा, और जब वो 30 डिग्री को क्रॉस करेगा तब वो स्लाइड करेगा। तो क्या आप ये बता सकते हो कि पहले कौन सा आएगा? आपने 0 डिग्री से बढ़ाना स्टार्ट किया तो पहले आपको 30 डिग्री मिलेगा, जैसे ही 30 डिग्री मिलेगा वो स्लाइड करेगा। फिर अगर आप उसको और आगे बढ़ाते रहोगे तो 40 डिग्री 45 डिग्री पर वो टॉपल करेगा। तो अगर हमको आंसर देना होगा तो हम ऐसा ऑप्शन पकड़ेंगे जिसमें स्लाइडिंग फर्स्ट हो, टॉपलिंग लेटर ऑन हो। तो फर्स्ट स्लाइड करता है देन टॉपल करता है, हेंस बी पार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इफ म्यू वाज 1 देन सी कुड बी करेक्ट। हाँ, अगर दोनों के लिए सेम थीटा आता है तो फिर हम बोलेंगे टॉपलिंग एंड स्लाइडिंग अकर साइमल्टेनियसली। सो अब दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन आप यहाँ से वॉच कर सकते हो। स्लाइडिंग का अपना अलग कंडीशन है, टॉपलिंग का अपना डिफरेंट कंडीशन है, और दोनों को हम सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं एंड फिर डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन एंड इट्स डिमांड आंसर करते हैं। Sir, यस sir, if the condition for toppling is less, कंडीशन ऑफ टॉपलिंग, व्हाट यू आर आस्किंग? ओके, अपने एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन वी विजुलाइज स्लाइडिंग प्लस टॉपलिंग। उसको विजुलाइज करना प्रैक्टिकली दिखाया जा सकता है। सामने आप एक क्यूब लो या फिर कोई बॉडी लो, और जिस समय ये घूमना रोटेट करना स्टार्ट करेगा एग्जैक्टली सेम टाइम पर वो स्लाइड करना भी स्टार्ट करेगा, तो स्लाइड करते करते टॉपल करेगा। सो बोथ विल बी अकरिंग साइमल्टेनियसली। और इसके लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई वाइड या क्यूब कंसीडर करो और उसको इतना फोर्स लगाओ कि वो स्लाइड भी करे, और ऐसी जगह पर फोर्स लगाओ कि वो टॉपल भी करे। तो दोनों दोनों एक साथ आप वॉच कर सकते हो। सो ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट स्लाइड भी करेगा एज एट द सेम टाइम बॉडी रोटेट भी करेगी। अगला आप पूछते हैं कि इफ म्यू इज √3 देन वुड द बॉडी कीप ऑन टॉपलिंग और वुड स्लाइड लेटर। सो अगर इसकी वैल्यू म्यू की, अब देखो आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि म्यू अपना रोल प्ले कर रहा है और वो थीटा डिसाइड करता है स्लाइडिंग के लिए, ए और बी डिसाइड करता है टॉपलिंग के लिए। अगर म्यू की वैल्यू √3 रहा होता तो उसके लिए एंगल 60 डिग्री आता। फर्स्ट वाला स्लाइडिंग एंगल 60 डिग्री आएगा। अगर स्लाइडिंग एंगल 60 डिग्री आएगा इसका मतलब है टॉपलिंग स्टार्ट हो जाएगी, और जब वो 60 डिग्री पर पहुंचेगा तो जिस पॉइंट पर कांटेक्ट चल रहा होगा
क्योंकि जब ये टॉपल करेगा, आप इमेजिन कीजिए कि ये इंक्लाइंड प्लेन बहुत बड़ा सा है और अगर ये क्यूब टॉपल करके आ रहा है तो हर मोमेंट पर क्यूब का कोई ना कोई पॉइंट प्लेन के कांटेक्ट पे रहेगा। अगर कांटेक्ट पे रहता है, हो सकता है कुछ ऐसे इंस्टेंट्स हो जो पूरी तरह से एयर पर हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में उसका कोई ना कोई कांटेक्ट रहेगा इंक्लाइंड प्लेन से। तो जो भी कांटेक्ट इंक्लाइंड प्लेन से बन रहा होगा उस मोमेंट पर, और जब एंगल आपका स्लाइडिंग एंगल से ऊपर चला गया है तो फिर बॉडी स्लाइड करेगी। तो जिस समय कांटेक्ट हो रहा होगा उस समय उनके बीच में रिलेटिव मोशन भी हो रहा होगा कांटेक्ट पॉइंट्स पे। स्लाइडिंग क्या होती है? स्लाइडिंग का मतलब होता है कि कांटेक्ट पॉइंट्स में रिलेटिव मोशन चल रहा है। और टॉपलिंग क्या होता है कि बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है। घूमने का मतलब रोटेट कर रही है। दोनों एक साथ हो सकते हैं, बॉडी रोटेट भी कर रही है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो स्टेशनरी नहीं है, रादर वो मूव कर रहा है। तो वो स्लाइडिंग प्लस टॉपलिंग साइमल्टेनियसली वाला केस हो जाएगा। तो रूट 3 केस में फर्स्ट टॉपलिंग देन स्लाइडिंग। एडजस्ट, अगला आपने पूछा है एडजस्ट टॉपलिंग विल इट्स बेस बी partially in air or is it the max point where bottom will be grounded? क्या होगा कि जब टॉपलिंग हो रहा होगा तो इनिशियली ये जो कॉर्नर पॉइंट है वो कॉर्नर पॉइंट आपका कांटेक्ट पे रहेगा। इसके बाद ये जो वर्टिकल साइड है, ये वर्टिकल साइड कांटेक्ट पर आएगी। फिर वर्टिकल साइड जब पूरा कांटेक्ट पर आ चुका होगा तो फिर नॉर्मल रेशन उसके फिर इस वाले कॉर्नर पर आ जाएगा। तो जो टॉप वाला साइड है फिर वो कांटेक्ट पर आएगा। तो वो कांटेक्ट में बनाते हुए नीचे जाएगा। आप देख सकते हो कि कोई क्यूब को किसी इंक्लाइंड प्लेन पर अगर ज्यादा एंगल पर आप रखोगे तो वो किस तरह से फॉल करता है, उसको आप विजुलाइज करोगे तो ऑलमोस्ट हर मोमेंट पर कोई ना कोई पॉइंट इंक्लाइंड प्लेन के साथ में कांटेक्ट पे रहेगा। और क्या वो जो कांटेक्ट पॉइंट है स्टे कर रहा है या फिर स्लाइड कर रहा है, वो स्लाइडिंग कंडीशन को गवर्न करता है। Sometimes, next you are asking, sometimes we can observe that if the angle is kept constant less than mu, and if start to topple a body, it topples and slides after some times. Theoretically, sliding के लिए आपको क्या चाहिए होगा? Sliding के लिए आपको ये म्यू से मतलब रहता है, और अगर म्यू उसका लेस है तो फिर वो स्लाइड नहीं करेगा, वो टॉपल करता हुआ चला जाएगा। अगर वो स्लाइडिंग अचीव करता है तो कोई और फोर्स वगैरह अगर आप उस पर लगा देते हो तो वो स्लाइड कर सकता है। बट अगर आपने उसको फ्री रिलीज किया हुआ है देन यू विल फाइंड कि ये थीटा गवर्न करेगा, म्यू गवर्न करेगा कि वो कब स्लाइड होने वाला है। सर यस सर, बट अगर म्यू कम रहा तब उसकी स्लाइडिंग करने की ये चांसेस ज्यादा है ना, क्योंकि फ्रिक्शन अपोज नहीं करेगा टॉपल कराने के लिए। स्लाइडिंग के लिए क्या कंडीशन होती है प्रोबेबली हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, और उसको एक बार रिवाइज कीजिए। tan theta is greater than equal to mu, this condition is for sliding and we have understood how this came. tan theta is greater than equal to mu, माइंड इट कि जब आप उसको सॉल्व कर रहे हो तो फिर ये बॉडी रखी हुई है और आप थीटा को केवल चेंज कर रहे हो, कोई और फोर्स नहीं लगा रहे हो। तो mg sin थीटा और फ्रिक्शन को आपने स्टडी किया था, और स्लाइडिंग के लिए फ्रिक्शन कौन सा फ्रिक्शन बन जाना चाहिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन बन जाना चाहिए, वहां से वो कंडीशन आती है। और टॉपलिंग की कंडीशन आपने टॉक बैलेंस करके निकाला हुआ है, और दोनों आपस में इंडिपेंडेंट चल रहे हैं। तो स्लाइडिंग एक अलग स्टोरी है, टॉपलिंग एक अलग स्टोरी है, और कौन पहले अकर करेगा वो डायमेंशंस, एंगल और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट यू आर आस्किंग इफ फॉर एनी कंडीशन इज द फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल? बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन पॉसिबल है ना। अगर म्यू की वैल्यू फर्स्ट कब पॉसिबल हो जाएगा? इन केस गिव द म्यू की वैल्यू अंडर रूट 3, सो यूल फाइंड कि 45 डिग्री पहले आएगा, 60 डिग्री बाद पर आएगा। तो पहले टॉपल करेगा, बाद में स्लाइड करेगा। आपका जो अभी अटमोस्ट इंटेंशन या फोकस होना चाहिए कि क्या हम ये डिसाइड कर सकते हैं गिवन इंफॉर्मेशन में कि कौन सा इवेंट पहले अकर कर रहा है। अगर ये आप समझ चुके हो अपना काफी काम हो जाता है। इसके बाद इसे एसोसिएटेड और भी स्टोरीज होती हैं, वो आप ओवर द टाइम समझेंगे जब सारे पॉइंट्स आएंगे। अभी आपका कंसर्न होना चाहिए क्या स्लाइडिंग कंडीशन आप जानते हो? यस। क्या टॉपलिंग कंडीशन आप जानते हो? यस। क्या आप दोनों को लगा सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो किस एंगल पर कौन सी स्टोरी बनने वाली है? एंड देन यू कैन डिसाइड कि कौन सा एंगल पहले आने वाला है, कौन सी स्टोरी पहले अकर करेगी। और जनरली इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप उसका आंसर कर पाओगे।
ओके, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको उसका आंसर देना है। लेट्स से कि अपने पास एक क्यूबॉइडल बॉडी है और इस क्यूबॉइडल बॉडी के कुछ डायमेंशंस दिए गए हैं। लेट्स से ए डायमेंशन है, ये बी डायमेंशन है, और इसका एक और डायमेंशन होगा जिसको देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। एंड लेट्स से इस पर एक फोर्स लगाते हैं आप F, और ये F आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर लगाते हैं। और इसका मास आपको दिया गया, इसके पास मास है और ये रफ है, जरूरत पड़ती है तो इसका म्यू यूज कर सकते हो। इट सेज इफ body is at rest, then find location of normal reaction on the body. ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कहीं देखा है, चाहे वो पेपर हो या फिर कई जगह पे मिला था। इसको हम लोग अभी समझ लेते हैं कि वो नॉर्मल रिएक्शन किस पॉइंट पर एक्ट करेगी, ये अपने को पता करना है। ये सिचुएशन दी गई है, आप ट्राई कर सकते हो, और पैरेलली मैं सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप ट्राई नहीं कर पा रहे हो तो आपको वॉच करना है। क्या करना होता है, आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताना है। दैट मीन्स आपको बताना है कि कौन सी लोकेशन पर लोकेटेड होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्या होगा कि अगर ये फोर्स मैं आपको समझाता है, इन केस आप टॉपलिंग को और नॉर्मल रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर्ली समझना चाहते हो, तो मैं दो फिगर बना रहा हूँ, दोनों को आपको ध्यान से वॉच करना है। फर्स्ट फिगर में कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है। अगर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा तो एक mg इधर लगेगा। उस सिचुएशन में आप पाओगे कि नॉर्मल रिएक्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड एट ऑल द लोकेशंस, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन अगर आपने किधर फोर्स लगाया तो ये फोर्स क्या करेगा, बॉडी को रोटेट कराने की कोशिश करता है, और इसी के टॉर्क को बैलेंस करने के लिए नॉर्मल रिएक्शन अपना डिस्ट्रीब्यूशन चेंज करता है। So normal reaction will be distributed like this. So कई बार वो आपसे डिस्ट्रीब्यूशन पूछ सकता है। So we will show कि normal reaction इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। That means it will be more towards right and less towards left. जबकि in absence of force, it is uniformly distributed. So this is difference. अच्छा, इसमें mg अपने सेंटर पॉइंट पर लगेगा। नाउ फर्स्ट केस में अगर हमको नॉर्मल रिएक्शन दिखाना हो तो इसका जो, सिंस ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो कंप्लीट वर्जन आएगा वो इसके सेंटर पे दिखाते हैं। सो दैट इज वेयर द नॉर्मल रिएक्शन विल एक्ट इन द फर्स्ट केस, और इन द केस व्हेन देयर इज नो रोटेटिंग फोर्स इज एक्टिंग। जबकि सेकेंड केस पे आप देखोगे कि इनका जो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर इस नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे, so that will not come at the center, rather it will come at a certain distance from the center in one side. So you can think of कि यहाँ पर normal reaction act करेगा। अब ये कितना distance पर act करता है, वो distance हम measure कर सकते हैं। Let's say ये distance x है। तो ये concept पहले आपको समझना होगा कि how this normal reaction gets shifted or when it gets shifted. It shifts only if there's a force acting which is trying to rotate the body. If you draw the free body diagram. अब अपने को ये पता करना कि ये x की वैल्यू कितनी है, और यहाँ से आप ये भी लिंक कर पाओगे कि ये टॉपल कब करता है। अगर ये फोर्स जो आपने F अप्लाई किया है, मैं कंटिन्यू करता हूँ एक्सप्लेन करना और ध्यान देते रहने का। अगर ये फोर्स की वैल्यू आप इंक्रीज करते रहोगे, जो आपने फोर्स F अप्लाई किया है, तो आप पाओगे कि x की वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी। लेकिन एक स्टेज के बाद x नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि x के बढ़ने की एक लिमिट है। x कैन गो अप टू a/2, उसके बियॉन्ड फिर ये बॉडी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पर पहुंच जाती है, उसके बाद उसको एक्सपेंड करने का ऑप्शन खत्म हो जाता है, तो फिर बॉडी रेस्ट पर नहीं रह पाती है, फिर उसको घूमना पड़ जाता है, क्योंकि ये जो फोर्स है, अप्लाइड फोर्स, वो डोमिनेशन में आ जाता है।
सो वहां से टॉपलिंग कंडीशन बनती है। अब यहाँ पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, एक और पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसमें फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन को भी आप लगा सकते हो। फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, दैट्स गोइंग टू बी फ्रिक्शन। यहाँ पर भी आप फ्रिक्शन लगा सकते हो, लेकिन फर्स्ट केस में फ्रिक्शन 0 होगा क्योंकि वहाँ पर फोर्स नहीं लगाया गया, तो उसको फ्रिक्शन हम नहीं लगा रहे हैं। सो फर्स्ट फिगर आपको समझाने के लिए बनाया गया, सेकेंड प्रॉपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया गया। अब आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? सॉल्व करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। एफ निकालना, कैपिटल एफ के बराबर फ्रिक्शन हो जाएगा, mg की वैल्यू n के बराबर हो जाएगी, तो अपने पास इक्वेशंस बनेगा n मस्ट बी इक्वल टू mg। सो नॉर्मल रिएक्शन अभी भी mg के बराबर है। ये फोर्स बैलेंस हुआ। अब आप टॉर्क बैलेंस की बात करते हो, तो टॉर्क बैलेंस क्या आएगा? लेट्स से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो किसी p पॉइंट पे लग रहा है, तो आप ये बोल सकते हो कि टॉर्क अबाउट p मस्ट बी 0। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पर है, रेस्ट कंडीशन मतलब इक्विलिब्रियम पर है। नाउ अगर टॉर्क अबाउट p आपको 0 करना है, सो नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, फ्रिक्शन का टॉर्क 0 हो जाएगा, mg का टॉर्क आएगा। आप देख सकते हो कि जो mg का टॉर्क है वो x mg इंटू x अमाउंट के बराबर होगा, और p पॉइंट के अबाउट mg बॉडी को इस सेंस में ले जाना चाहेगा, दैट मीन्स ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले जाना चाहेगा। और कैपिटल F का जो टॉर्क आएगा वो P के अबाउट क्लॉकवाइज सेंस में ले जाना चाहेगा, तो दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। F का लगाना होगा तो F के लिए जो लाइन ऑफ एक्शन है उसके लिए डिस्टेंस निकालेंगे तो वो B के बराबर आ जाएगा। सो दैट्स गोइंग टू बी F इंटू B। यू विल फाइंड कि X की वैल्यू कितनी आ रही है? X की वैल्यू आ रही है F इंटू B डिवाइडेड बाई mg। सो दैट मीन्स हम ऐसा क्लेम करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन अपने सेंटर पॉइंट से x अमाउंट राइट साइड शिफ्ट करेगा, जहां पर x की वैल्यू f इंटू द b डिवाइड बाई mg के बराबर है। जनरली इक्वेशन में वो क्या करेगा, f की वैल्यू mg के टर्म में दे देगा, जैसे mg/2 और mg/3, तो mg आपस में कैंसिल हो जाएंगे, b के टर्म में आपका आंसर आ जाता है। तो ये अगर आपको समझने में कोई इशू आ रहा है तो आप बोल सकते हो, समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। Sir? Yes. Sir, isn't the force going to be equal to the friction force? Yes. रेस्ट कंडीशन में एक और इक्वेशन अपने साथ जाएगी, F इज इक्वल टू F, और सिंस ये F कौन सा स्टैटिक है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन टेंडेंसी क्रिएटिंग फोर्स के बराबर होता है। सो ये दो इक्वेशन फोर्स से निकल के आ रहा है, और ये टॉर्क की इक्वेशन अलग सॉल्व की गई है। सो बिल्कुल आप बोलेंगे फ्रिक्शन इज इक्वल टू F फोर्स, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन को म्यू एम नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन को म्यू एम क्यों? क्योंकि वो यू कैन थिंक ऑफ कि वो लिमिटिंग केस के लिए कुछ नहीं बोल रहा है। Excuse me, sir. Yes. Sir, but why did we calculated torque about point P only? You can calculate about any point. P was so suitable because F और N के टॉर्क्स खत्म हो गए, दो टॉर्क्स बचे थे, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे, दोनों को इक्वेट कर दिया। आप सेंटर के अबाउट भी कैलकुलेट कर सकते हो, चलता है, और उससे भी आपका यही आंसर आएगा। Voice is echoing. अभी भी इको आ रहा है क्या? सभी के लिए इको आ रहा है वॉइस में? नो No, sir. ओके, सो अपना साउंड को आप बंद कर लेंगे तो फिर इको खत्म हो सकता है, तो म्यूट करके रखें। ओके, मे बी फर्स्ट हो सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते। तो अभी तक आपने क्या समझ लिया कि टॉपलिंग के लिए मैं इसमें लास्ट फिगर को ले जाता और लास्ट फिगर में कुछ और पॉइंट्स बता देता। टॉपलिंग कंडीशन क्या आ जाएगी, तो मैं यहीं पे लिखता हूँ, ध्यान से समझना। टॉपलिंग के लिए क्या होगा, x शुड बी रीचिंग टू a/2। तो अगर आपका x a/2 पहुंच जाता है तो फिर ये टॉपल करना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि x के पास जो स्कोप है वो a/2 तक जाने का है। तो अगर कंडीशन लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a/2 इफ दिस इज द कंडीशन, देन। अब इसको कैसे समझ सकते हो कि mg का टॉर्क बेसिकली f के टॉर्क को बैलेंस कर रहा है, लेकिन f का अगर f की वैल्यू बढ़ेगी तो x का डिमांड बढ़ेगा,
और x का डिमांड बढ़ेगा तो x अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा, लेकिन x अपने आप को कहाँ तक बढ़ा सकता है? कॉर्नर तक बढ़ा सकता है। और अगर इस कॉर्नर तक के बावजूद भी उसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है तो फिर वो गिव अप कर देगा। गिव अप करने का मतलब है F डोमिनेट करेगा और बॉडी का ये जो टॉर्क है, क्लॉकवाइज वाला टॉर्क है, वो डोमिनेट कर जाएगा और इस तरह से बॉडी को फिर रोटेट करा देगा उस पॉइंट के अबाउट। इसलिए टॉपलिंग कंडीशन तब बनती है जब नॉर्मल रिएक्शन शिफ्ट होकर के कॉर्नर तक पहुंचता है, उससे पहले टॉपलिंग नहीं होता है। तो कई बार आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें बताइए टॉपलिंग कंडीशन क्या बनेगी, तो आप बोलोगे कि x शुड बी ग्रेटर देन द एक्सट्रीम वैल्यू और इक्वल टू फॉर जस्ट कंडीशन। सेफ कब रहेगा, नॉन टॉपल कब रहेगा, x इज लेस देन a/2, तो वो भी आप मेंशन कर लेंगे। फॉर नॉट टू टॉपल, फॉर नॉट टू टॉपल ओकेशन कई बार आपसे पूछेगा कि टॉपल ना करे बताइए कितना x होगा, तो उसके लिए आप बोलोगे x शुड बी लेस देन a/2। इक्वालिटी आप तभी अप्लाई करेंगे वो जब लिमिटिंग कंडीशन का केस होगा। अगर x की वैल्यू a/2 से छोटा है तो डेफिनेटली वो टॉपल नहीं करेगा। ओके, सो टॉपल की कंडीशन अगर आपको समझ में आ गया, टॉर्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और टॉर्क को कैसे यूज करते हैं, फिर आप उसको किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं। Now we can go for the next point, which is called instantaneous center of rotation or axis of rotation. Instantaneous center and axis of rotation. एक छोटा सा पॉइंट है बट यूजफुल है। उससे पहले आपने कुछ डाउट तो नहीं पूछा? नहीं पूछा, चलते आगे बढ़ते हैं। सो इस नाम में क्लियर है, इसको हम शॉर्टकट में IC R भी बोल सकते हैं और ICAR भी बोल लेते हैं कई बार लोग, तो वो भी जो भी आपको बोलना हो, फुल फॉर्म आपके सामने लिखा हो गया, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। आइडिया क्या, पहले मैं आपको आइडिया बताता। लेट्स अपने पास कोई बॉडी है, बॉडी मीन्स रिजिड बॉडी, क्योंकि हम लोग इस रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, और ये बॉडी जनरल मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो अगर कोई बॉडी जनरल मोशन परफॉर्म करता है तो सिंप्लिसिटी के लिए हम उसके सेंटर मास की वेलोसिटी को पकड़ लेते हैं, उसके रोटेशन को पकड़ लेते हैं। सो इस तरह से हम दिखाते हैं। सो दिस इज जनरल मोशन परफॉर्मिंग अ रिजिड बॉडी। नाउ जब ये बॉडी जनरल मोशन परफॉर्म करती है तो हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है कि इसके किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी हम बता सकते हैं, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी बता सकते हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है उसकी ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन को मिला करके आती है। और ये भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसको हम लोगों ने लर्न किया, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं। अच्छा, अगर हमने सभी पॉइंट्स की वेलोसिटीज निकाल लिया तो हमको हर पार्टिकल के मोशन के बारे में पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम उस रिजिड बॉडी के जो जनरल मोशन है उसको हम प्योरली रोटेशनल मोशन जैसा वॉच कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? जनरल बॉडी मोशन को हम प्योरली रोटेशनल मोशन जैसा देख सकते हैं या रोटेशनल मोशन जैसा वॉच कर सकते हैं। और ऐसा रोटेशनल मोशन जो किसी एक पॉइंट के अबाउट हो रहा होगा या किसी एक एक्सिस के अबाउट हो रहा होगा, और ये जो मोशन होगा वो किसी एक इंस्टेंट के लिए हो रहा होगा, ओनली फॉर वन इंस्टेंट। तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो उस सेंटर को जिसके अबाउट ये इंटायर बॉडी रोटेट कर रही है उसका नाम देते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। और इंस्टेंटेनियस वर्ड इसलिए अप्लाई करते हैं क्योंकि वो जो रोटेशन हो रहा है वो केवल एक इंस्टेंट के लिए है। सो शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहें सो ये लिखा जा सकता है जनरल मोशन, अब चाहो तो इसको नोट कर लेना, जनरल मोशन जिसमें ट्रांसलेटरी मोशन प्लस रोटेशनल मोशन है, कैन बी seen as pure rotation motion at an instant about a point or an axis. सो जनरल मोशन को आप प्योर रोटेशन मोशन ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो या स्टडी कर सकते हो किसी भी बॉडी का अबाउट
अबाउट अ पॉइंट, जो पॉइंट बहुत पर्टिकुलर पॉइंट होगा, और अबाउट एन एक्सिस किसी एक इंस्टेंट पर, उस पॉइंट का नाम, उस पॉइंट, जिस पॉइंट को आप देखते हो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस को आप ऐसा देखते हो वो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। तो दिस इज हाउ दे आर डिफाइंड, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। नाउ इसके यूटिलिटीज क्या है? अगर आपको ये समझ में आ गया कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसकी यूटिलिटीज और उसके जो रिलेटेड स्टफ है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर आपको बॉडी प्योर रोटेशनल मोशन जैसा नजर आता है तो जाहिर सी बात है लाइफ सिंपल हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा कि प्योर रोटेशन मोशन में अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ट्रांसलेशन में कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, दोनों को मिक्स करते हैं तब रोटेशन बनता है, जनरल मोशन बनता है। जैसे कि आपको याद दिलाएं, अगर आप काइनेटिक एनर्जी लिखते हो तो काइनेटिक एनर्जी में क्या लिखते हो? उसको सम करते हो, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेटरी मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल मोशन। सो अब आपको दोनों को नहीं लिखना पड़ेगा, अब आप केवल प्योर रोटेशन केस में रोटेशन वाला लिखेंगे तो चलेगा। सिमिलरली अगर एंगुलर मोमेंटम आप लिखते हो तो एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेटरी मोशन का लिखते हैं, एंगुलर मोमेंटम आप रोटेशनल मोशन का लिखते हैं। तो अगर प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा होगा बॉडी तो आपको एक ही टर्म लिखना है और वो पूरी बॉडी के बारे में बता रहा होगा, दो टर्म्स को लिख करके ऐड करने को जरूरत नहीं पड़ेगी। पॉइंट इज कि वो सिंपली अपनी कैलकुलेशन को सिंपल कर देता है उस इंस्टेंट के लिए। अगर किसी पॉइंट की आपको वेलोसिटी निकालनी होती है तो आप ट्रांसलेटरी मोशन की वेलोसिटी लिखते हो, रोटेशनल मोशन की वेलोसिटी लिखते हो। अब आपको क्या होगा, प्योर रोटेशन है तो केवल रोटेशन की लिखनी पड़ेगी, ट्रांसलेशन की नहीं लिखनी पड़ेगी। तो इन सब कैलकुलेशन के लिए वो पॉइंट मैटर करता है जिस पॉइंट पे बॉडी रोटेट कर रहा होता है। इसलिए उस पॉइंट को आइडेंटिफाई करना, यानी सेंटर, इंस्टेंटेनियस सेंटर को रोटेट आइडेंटिफाई करना काफी इंपॉर्टेंट होता है, या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सिस को आइडेंटिफाई करना मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। सिमिलरली आप एक्सेलरेशन इजीली लिख सकते हो। सो व्हाट इट डज, basically it simplifies the motion from general motion to purely rotational motion. Hence we can easily write the kinetic energy of the body, angular momentum of the body, velocity of any point, or maybe acceleration of any point. Particularly angular momentum और energy लिखने के लिए काफी helpful रहता है। So सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि whether we will be able to identify that point about which the body is rotating. If we are able to, we can easily write these quantities just like a pure rotational motion. So ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और एक्सिस आइडेंटिफाई करना काफी चैलेंजिंग स्टफ है, और कुछ केसेस में हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सिंस हम कुछ केसेस में इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उन केसेस को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि आइडेंटिफाइंग इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। कौन से केसेस है, मैं कुछ केस नाम दे करके बता देता हूँ। जैसे केस 1 है, इस केस में आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सेंटर ऑफ रोटेशन, इंस्टेंटेनियस उसका जो लोकेशन होगा, फिर अगले इंस्टेंट पे कोई दूसरा पॉइंट बनेगा, अगले इंस्टेंट पे कोई दूसरा पॉइंट बनेगा। तो जिस इंस्टेंट पर इंफॉर्मेशन गिवन होगी उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप निकाल पाओगे। सो कब निकाल सकते हो? उसके लिए मैं आपको कंडीशन भी बता देता हूँ। इफ वेलोसिटी ऑफ one point of body is given and angular velocity of body is given. So अगर ये इंफॉर्मेशन आपको पता है, दैट मीन्स बॉडी के किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी आपको नोन है और बॉडी के एंगुलर वेलोसिटी आपको नोन है, तो आप उस इंस्टेंट पर उस बॉडी का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बता सकते हैं, और ये काफी इजीली बता सकते हैं। सो आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा फिगर। सो एक बॉडी हमने यहाँ पे चूज की है और लेट से कोई भी एक पॉइंट चूज किया है, ये पॉइंट, और दिस में भी सेंटर ऑफ मास में भी एनी अदर पॉइंट। सो कोई भी एक पॉइंट चलेगा, इसलिए एनी वन पॉइंट। सो लेट्स इसकी वेलोसिटी आपको पता है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी ये दी गई है। वेलोसिटी गिवन होगा, दैट मींस पॉइंट हमको पता होगा, उसकी मैग्नीट्यूड होगी, वेलोसिटी की नोन हो जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी नोन होगी। सो लेट्स से दैट इज द वेलोसिटी v। और अपने को ये भी पता है कि ये बॉडी इस सेंस में रोटेट करती है ओमेगा से। सो विद इन, अगर ये दो इंफॉर्मेशन पता है तो आप इस इंस्टेंट पर बता सकते हो कि बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है और इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है। कैसे पता कर सकते हैं? उसके लिए बैक कैलकुलेशन करते हैं थोड़ी सी।
आपको ये पता है कि अगर ये बॉडी को प्योर रोटेशनल देखना है, प्योर रोटेशन, तो प्योर रोटेशन केस में हर एक पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है उस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करने के बाद टेंजेंशियली बनती है। मैं रिपीट करता हूँ, प्योर रोटेशन केस में किसी भी पॉइंट का जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है, आप ऐसे समझ सकते हो, और जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंशियल होती है उस सर्कल के। तो इसका मतलब है कि जो अगर ये वेलोसिटी हमको पता है तो हम लोग क्या करते हैं, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर हमने वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की है तो वो बेसिकली हमारे लिए रेडियल लोकेशन, रेडियल लाइन को ड्रॉ कर रहा होगा, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, टेंजेंशियल के परपेंडिकुलर रेडियस होती है, तो रेडियस इसी लाइन पर कहीं लाई कर रही होगी। अगर ये रेडियल लाइन है तो सेंटर हमेशा, रेडियल लाइन जो होती है हमेशा सेंटर से पास करती है। इसका मतलब हुआ कि इस इंस्टेंट पर इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो इसी लाइन पे लाई कर रहा होगा जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, उस पॉइंट से पास कर रहा है। फिर इसके बाद हमको ये देखना होता है कि अगर ये प्योर रोटेशन कर रहा है तो ये जो वेलोसिटी आनी चाहिए वो इसी एंगुलर वेलोसिटी की वजह से आनी चाहिए। अब जब आप इस एंगुलर वेलोसिटी को देखते हो तो ये एंगुलर वेलोसिटी आपको दी गई है इस सेंस में जो कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्या आप ये बता सकते हो कि जो सेंटर पॉइंट होगा ये वेलोसिटी के ऊपर वाली लाइन पे लाई करेगा या नीचे वाली लाइन पे लाई करेगा? ये आप बता सकते हो जस्ट बाय लुकिंग द सर्कुलर मोशन। तो अब दोनों को ट्राई कर लो, अगर आप डाउन में आपको कंफ्यूजन आता है तो। सपोज कर लीजिए हमने यहाँ पे डाउन पे चूज किया और ने बोला कि ये सेंटर है और बॉडी का रोटेशन हमारा इस तरह से जा रहा है, तो क्या आपको समझ में आता है कि जो पॉइंट आपने चूज किया उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आनी चाहिए थी, लेकिन जो आपको वेलोसिटी दी गई वो उसके अपोजिट दी गई है। इसका मतलब नीचे की डायरेक्शन में अगर आपने सेंटर चूज किया तो ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन उससे मैच नहीं करने वाला है, इसलिए हम नीचे नहीं ले जाएंगे और इसको अप साइड ले जाएंगे। राइटली आइडेंटिफाई अप इज गोइंग टू बी द राइट चॉइस। सो अप में जाने के बाद आप बोलोगे कि ये अप, ये सेंटर होगा, ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन हो जाएगा, और फिर इसके साथ ये ओमेगा से रोटेट कर रहा होगा, और फिर आपको अभी तो लोकेशन पता चला है, अब उसकी एग्जैक्ट लेंथ निकालना होगा। देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट कि लेट्स से ये आर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का। अगर ये आर डिस्टेंस है तो डेफिनेट सी बात है वी की वैल्यू आर ओमेगा रहा होगा। इसका मतलब हाउ मच आर इज वी डिवाइड बाय ओमेगा। सो विद दिस गिवन इंफॉर्मेशन वी कैन फाइंड कि उस पॉइंट से, जिस पॉइंट की वेलोसिटी आपको पता है, हाउ मच डिस्टेंस अवे द सेंटर लाइज, पहला पॉइंट। दूसरा ये भी पता कर सकते हैं किस लाइन पे लाई कर रहा है, तो लाइन उस वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होना चाहिए और कितने डिस्टेंस पर होना चाहिए वो हम इस v इज इक्वल टू आर ओमेगा वाले पॉइंट से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया, ये देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक पॉइंट बोला था कि हर रिजिड बॉडी मोशन का इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकालना कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी है, बट कुछ केसेस में हम इजीली निकाल सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द केस जिसमें हम इजीली निकाल पा रहे हैं। अच्छा, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी रही होगी? इसी सेंटर पॉइंट, लेट्स से पॉइंट पी था, तो इसी पी पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस जो स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, दैट विल बिकम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। Can you re-explain why up? Okay. Can this point be outside the body? Yes, this point can be outside the body, inside the body, anywhere in the three-dimensional space, anywhere. और जनरली हम उस केसेस को इजीली कर पाते हैं जिसका हम इस टू डायमेंशनल स्क्रीन पर ड्रॉ कर पाए। सपोज कर लीजिए जब स्पेस में कहीं आउटसाइड आ रहा होता तो फिर मैं आपको नहीं बता पाता कि कैसे उस लोकेशन पर डिनोट करना है। सो टू डायमेंशनल फिगर में ये इजीएस्ट केस है, इसलिए इसकी जो एक्सिस है वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर जा रहा है, पी से पास कर रहा है। मैं एक बार समराइज करता हूँ, आप ध्यान देंगे, फिर कुछ और केसेस है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। आपको क्या पता? यस Sir, can it be possible at a moment there will be two such points? No, there has to be one such point, because instantaneous center will be one, and there will be one axis of rotation.
यस अगर आप उस टर्म में देखना चाहें तो फिर लिबरल हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उसमें कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन सिंगल होने वाली है, सिंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन, अदरवाइज वो रोलिंग नहीं होगी प्योर। कैन दिस सर पॉइंट बी आउटसाइड द बॉडी? यस। हाँ यस बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर मैं बीच में पता नहीं क्यों डिस्कनेक्ट हो गया था स्टार्टिंग से, कैन यू प्लीज समराइज इन शॉर्ट? आई एम समराइजिंग इन शॉर्ट, और डिटेल के लिए आप उसको रिवॉच कर लेना। केस 1 में क्या है, किसी एक पॉइंट की आपको वेलोसिटी पता होना चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी पता होना चाहिए, और जो वेलोसिटी आपको नोन होगी उस वेलोसिटी की उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर वेलोसिटी आपको नोन है, वेलोसिटी की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब ये 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी रेडियल होती है प्योर रोटेशन मोशन में, और वेलोसिटी की परपेंडिकुलर डायरेक्शन जो होती है वो रेडियल डायरेक्शन होती है। ओमेगा आपको दिया गया था जो कि स्क्रीन के परपेंडिकुलर था, तो इसका मतलब है कि जो रेडियल डायरेक्शन आएगी वो इसी प्लेन पर आएगी। मैंने देखो क्या हुआ, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइटली मैनी डायरेक्शंस बन सकती हैं, उनमें से कौन सी डायरेक्शन बनानी है वो ओमेगा डिसाइड करेगा। यहाँ पर ओमेगा आपको एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है, यानी परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन अपवर्ड दिया गया है, के कैप डायरेक्शन में है। तो आप जानते हो कि जब हम v इज इक्वल टू आर ओमेगा लगाते हैं तो v आर ओमेगा तीनों की जो डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो v के परपेंडिकुलर हमको जाना है, ओमेगा के भी परपेंडिकुलर जाना है। तो v के परपेंडिकुलर और ओमेगा के परपेंडिकुलर यही लाइन बनेगी जो ब्लू कलर से मैंने ड्रॉ की है। फिर इस लाइन में हमको v पॉइंट के अप साइड जाना है या डाउन साइड जाना है, फिर वो ओमेगा के सेंस ऑफ रोटेशन देख के बता देंगे। क्यों? क्योंकि ओमेगा इस तरह से रोटेट चल रहा होगा जिसकी वजह से ये वेलोसिटी आ रही होगी। तो अगर हमारा ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है तो फिर ये ऊपर वाले पॉइंट पे जाएगा, अगर क्लॉकवाइज रहा होता तो फिर वो v के नीचे आता कहीं। फिर कितना डिस्टेंस पे लाई करेगा, तो v इक्वल टू आर ओमेगा लगाइए, और r की वैल्यू v बाई ओमेगा हो जाएगी। v आपको गिवन है, ओमेगा गिवन है, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिवाइड कर देंगे, r पता चल जाएगा, और आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन दोनों पता चल जाएंगे। केस सर नंबर 2 पर आते हैं। यस कीप ऑन। सर आपने जहाँ से वेलोसिटी बनाई थी वो पॉइंट सेंटर ऑफ मास था? That can be any point. Next, you are saying then for rolling object, it is point of contact of the body and ground. Then for rolling object, it is point of contact of the body. Yes, you can decide for many cases. तो अभी आप दो केसेस के पहले डिसाइड करो, फिर इसको आप अदर रोलिंग और अदरवाइज आप इसको जरूर वॉच कर सकते हो। So that I'm leaving on you to think. पहले मैं इसकी कंडीशन लिख देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। If velocity of any two points is given, so अगर किन्हीं दो पॉइंट्स की वेलोसिटी आपको गिवन है तो भी आप इंस्टेंटेनियस सेंटर और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में बात कर सकते हो और उनको निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इसके दो केस कर सकते हो, जब वो वेलोसिटी पैरेलल ना हो, तो नॉन पैरेलल केस अभी देख लेते हैं। वेलोसिटीज जो है वो नॉन पैरेलल है। थर्ड केस में हम लोग पैरेलल केस देख लेंगे। आप पाएंगे पैरेलल दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इट्स ये बॉडी है, अब आपको ध्यान देना है, और ये जनरल मोशन परफॉर्म कर रहा है। अपने को एक पॉइंट ये है नोन है जिसकी वेलोसिटी पता है, ये लेट्स से ये v1 वेलोसिटी है। एक दूसरा पॉइंट अपने को दिया जा रहा है और उस पॉइंट की वेलोसिटी ये दी गई है। सो v1 v2 आपको नोन है, और किन पॉइंट्स पर ये वेलोसिटीज हैं वो भी पता है, उनकी डायरेक्शंस मैग्नीट्यूड सब पता है, और आपसे पूछता है कि इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकालिए। The center changes every instant. Yes, it changes every instant. Because जैसे इंस्टेंट बदलेगा हर पार्टिकल की वेलोसिटी बदलेगी और उनकी स्टोरीज बदलेगी। ये केवल एक इंस्टेंट के लिए है, इसीलिए इसका नाम इंस्टेंटेनियस है। तो ये हमारे लिए तभी यूजफुल है जब कोई चीज एक इंस्टेंट के लिए पूछी जाती है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कई बार थ्योरेटिकली आपसे पूछ लेता है, वो आपसे पूछेगा क्या सेंटर ऑफ क्या जो आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है वो पास्ट और फ्यूचर के बारे में कुछ बता सकता है? तो आप बोलोगे नो, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन
cannot tell us about the history of the body nor the future of the body. It talks only about that instant. तो वो केवल एक इंस्टेंट के लिए बात करता है. We will have to need relative velocity for this equation. हाँ, तो आपको v1 v2 पता है. आप उसी आइडिया पे जाएंगे कि जो भी सेंटर होगा वो इस v1 वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लाई करेगा. तो आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो v1 के परपेंडिकुलर जा रहा होगा, और आप ये क्लेम कर सकते हैं कि इस लाइन पर सेंटर को लाई करना चाहिए. जिस तरह से आप ये क्लेम कर रहे हो, सिमिलरली आप v2 पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करके बता सकते हो और क्लेम कर सकते हो. तो आपको v2 पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होगा. जब आपने v2 पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो दूसरा लाइन जो आपने ड्रॉ किया इस लाइन पर भी लाई करना चाहिए. फिर दोनों का एग्रीमेंट होना चाहिए. दैट मींस बोथ शुड बी साइमल्टेनियसली ट्रू. अगर दोनों को साइमल्टेनियसली ट्रू करना है तो फिर उसके लिए एक ही पॉइंट आपके पास अवेलेबल है जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है. तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है, दिस पॉइंट बिकम्स द इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन. सो अगर किन्हीं दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज पता है जो कि नॉन पैरेलल है, उस केस में आप दोनों का परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आइडेंटिफाई करेंगे. एट दैट इंस्टेंट दिस पॉइंट इज गोइंग टू बिहेव लाइक ICR, और इसकी एक्सिस भी आप पता कर सकते हो. फिर yes Sir, in this, if the two velocities are in like the one is in z-axis, like the velocities also have a depth. They are not coplanar. So how will find Yeah. that? पहली बात तो दो वेक्टर्स बन रहे हैं, राइट. और अगर दो वेक्टर्स है तो उसको हम कोप्लिनारिटी तो कभी भी अचीव कर ही सकते हैं. दो लाइंस तो कोप्लेनर होते ही हैं. हाँ, देयर मे बी द केस, मैं समझ गया आपका इंटेंशन कि वो स्क्रीन पे लाइन ना कर रहा. अगर स्क्रीन पे लाइन नहीं करेंगे तो अपने लिए काफी डिफिकल्ट हो जाएगा कि वो 3 डायमेंशनल में उस प्लेन को विजुलाइज करना. तो बेसिक केस में आपको वही देगा जो आप स्क्रीन पर उस प्लेन पर या पेपर पर आप ड्रॉ कर पाए. सो दो की डायरेक्शन मिलेगी तो उनको कंटेन करने वाला हम एक प्लेन आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो प्लेन आइडेंटिफाई करेंगे उसी प्लेन पर ही हमको दोनों लाइंस को ड्रॉ करनी है, तभी वो इंटरसेक्शन मिलेगा. अगर किसी और क्योंकि आपका पॉइंट मैं समझा, अगर v1 के परपेंडिकुलर आपने कोई ऐसा पॉइंट चूज किया होता जो v1 के परपेंडिकुलर ऐसा लाइन चूज करेंगे जो स्क्रीन पर लाइन नहीं करेगी, तो डेफिनेट सी बात है v2 के परपेंडिकुलर से उसका इंटरसेक्शन नहीं हो पाएगा. So first you need to identify the plane that contains both the vectors, and then you need to draw the perpendicular in that plane. Then you will find the point of intersection. So that becomes that there can be quite complicated cases. So अगर आपको स्क्रीन पर या प्लेन ऑफ पेपर पर देता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. इसके बाद क्या आप ये बता सकते हो कि ये जो P पॉइंट है, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, इसके बाद ये जो बॉडी रोटेट कर रही है, which sense it is rotating in? Is it clockwise or anti-clockwise? I think you can identify that. P point अगर इस इंस्टेंट पर बॉडी के लिए इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है, तो क्या बॉडी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करेगी? क्लॉकवाइज. तो उसके लिए आप वो सिंपली बोलेंगे कि अगर आपने ऐसा चूज किया होता तो फिर ये वेलोसिटीज की डायरेक्शन जस्टिफाई नहीं हो पाती. तो उसको जस्टिफाई करने के लिए आपको इस सेंस में बोलना पड़ेगा और ये ओमेगा दिखाना पड़ेगा. सो क्लॉकवाइज इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर. तो आप लोकेशन भी आइडेंटिफाई कर पा रहे हो और सेंस भी बता कर पा रहे हो. एक्सिस जिसके परपेंडिकुलर जा रहा है, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है और पी पॉइंट से पास कर रहा हो, स्क्रीन हो जाएगी. फिर कुछ और पॉइंट्स बोल सकते हैं, जैसे कि अगर लोकेशंस पता करनी होगी, ये डिस्टेंस को आप r1 पकड़ लो, इस डिस्टेंस को r2 पकड़ लो. इक्वेशंस क्या बनेगी? r1 की वैल्यू जो आएगी वो v1 बाई ओमेगा आ जाएगा, और r2 की वैल्यू कितना आएगा? r2 की वैल्यू आएगी v2 बाई ओमेगा. फिर वो r1 r2 में एक और रिलेशन बताएगा, क्योंकि आपको ये जो पॉइंट्स दिए गए उनकी लोकेशंस तो पता होंगी, तो हम एक और रिलेशन निकालेंगे r1 r2 में गिवन इन्फॉर्मेशन को बॉडी के डायमेंशंस को यूज करते हुए. तो अपने पास 3 इक्वेशंस 3 अननोन हो जाएंगे. एक r1 अननोन है, एक r2 अननोन है, एक ओमेगा अननोन है. तीनों को निकाल सकते हैं. अभी थर्ड इक्वेशन आप निकाल सकते हो, उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. ओके, जैसे इस केस में अगर वो इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस दे देता है
तो अगर इन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस देगा तो अपने लिए कुछ इक्वेशंस बनाई जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एंगल एंड ऑल दैट स्टफ। सो आइडिया इज कि हम लोग मैथमेटिक इक्वेशन बना सकते हैं और लोकेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। ये नॉन पैरेलल केस हो गया। केस थर्ड को हम पैरेलल केस भी देख लेते हैं। पैरेलल केस, सो ये केस 2 से ही रिलेटेड है, बस ये पैरेलल केस की बात कर रहा है। दैट मीन्स आपको दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज पता है और वो दोनों वेलोसिटीज पैरेलल है। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दैट। कोई एक पिक्चर बना लेते हैं बॉडी का और दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज के बारे में बात करो। इसके भी दो केस बनाए जा सकते हैं। लेट्स से इस पॉइंट की वेलोसिटी हमको पता है ये v1 है। अच्छा, इस केस में भी आपके पास लिमिटेशंस होंगे। आप उस यू कैन फाइंड दैट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, अगर जो आपने जो पॉइंट्स चूज किए ना वो एक ही लाइन पे लाई कर रहे हो, अलग अलग लाइन पे लाई करेंगे तो फिर इसको विजुलाइज करना, ड्रॉ करना क्वाइट चैलेंजिंग रहेगा। सो दे मस्ट बी लाइंग एट द सेम लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। लेट्स से कि ये v1 है और ये v2 है। मैंने अपोजिट केस ड्रॉ कर दिया। सो v1 का परपेंडिकुलर और v2 का परपेंडिकुलर एक ही लाइन पे लाई करना चाहिए। सो अगर ऐसा सिचुएशन आपको दिया जाता है तो क्या हम बता सकते हैं कि इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे लाई करेगा? लेट्स मैं आपको ऑप्शन देता, पहला v1 के ऊपर, दूसरा v1 v2 के बीच में, तीसरा v2 के नीचे। So in this situation, can you find key 1, 2, 3 places में which is going to be the suitable location for instantaneous center of rotation at this instant? Between them. So आप पाओगे कि अगर सर्कुलर मोशन से आप लिंक कर पा रहे हो, then you can visualize कि इसको कहाँ पे लाई करना पड़ेगा and all that stuff. Go 2 is going to be the right choice. तो आप बोलोगे कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट होगा जिसको हम इंस्टेंटेनियस बोल सकते हैं। फिर रोटेशन का सेंस आप इजीली पकड़ लोगे, रोटेशन का सेंस ये होना चाहिए, दैट शुड बी ओमेगा। फिर आप बोलोगे पी की लोकेशन पता करनी है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि v1 से r1 डिस्टेंस पर है, v2 से r2 डिस्टेंस पर है। इक्वेशंस क्या बनेंगे? आपको ये v1 v2, लेट्स से v1 v2 के बीच का डिस्टेंस d दिया होता तो आप कुछ ऐसे इक्वेशन बना सकते हो, r1 plus r2 is equal to d, and then v1 is equal to r1 omega, v2 is equal to r2 omega. You got three equations, three unknown, you can solve, you can get answers. Like कि r1 कितना है, r2 कितना है, ओमेगा कितना है, सब कुछ पता चल जाएगा। और फिर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सिस सेंटर ऑफ रोटेशन दोनों पता चल जाएंगे। ओके, सो और एक केस और मैं यहाँ पे बना देता इसी में, जो कि पैरेलल का ही है और वो सेम डायरेक्शन में है। पैरेलल में भी सेम डायरेक्शन। तो लेट्स से कि अगर आपको ये v1 दिया गया है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा तो मैं आपसे कुछ पूछता इसमें, और दे हैव टू लाई एट द सेम लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ v2 है। और आपको इस केस के लिए गिवन है कि जो v2 की वैल्यू है वो v1 से बड़ी है, and this is the axis which passes through both the points and is perpendicular. That means इसी पर सेंटर को लाई करना है। अब आपको आंसर देना है 1 जोन, 2nd जोन, 3rd जोन। बी केयरफुल, और इस कंडीशन को यूज करना है कि v2 की वैल्यू v1 से बड़ी है। तो इन बिटवीन तो लाई नहीं करेगा सेकेंड केस में, तो 1 और 3 में होना पड़ेगा। फिर ये मैटर करेगा कि किसकी वेलोसिटी बड़ी है, इसलिए आपको वेलोसिटी के बारे में बताया गया है। 3 क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि 3 से फिर v2 की डिस्टेंस कम पड़ जाएगी, ओमेगा सेम रहेगा, क्योंकि प्योर रोटेशन है, प्योर रोटेशन में ओमेगा सेम रहता है, इसलिए जिसकी वेलोसिटी ज्यादा हो उसको उसके सेंटर से ज्यादा डिस्टेंस पे रखने का, इसलिए 2 को ज्यादा डिस्टेंस पे रखने का, hence 1 v2 को ज्यादा डिस्टेंस पे रखने का, hence 1 is going to be the appropriate choice. Good. So इसका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ पे जाएगा। एंड अगेन आप ऐसे इक्वेशन बना सकते हो, अगर इनके बीच का डिस्टेंस d दिया गया है तो आप इसको r1 पकड़ लो और यहाँ से लेकर के v2 तक को r2 पकड़ लो और इक्वेशन बना डालो। आपको कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा कि r2 minus r1 is equal to d, then v1 is equal to रोटेशंस ऑफ रोटेशन भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो।
एंड इस सेंस ऑफ रोटेशन के अकॉर्डिंग आप वेलोसिटीज लिखोगे v1 is equal to r1 omega, omega is a common, v2 is equal to r2 omega. 3 equations, 3 unknowns can be handled. गुड. सो इस तरह से आप इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकाल सकते हो वेरियस केसेस के लिए. तो ये हो गया. मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, उस एग्जांपल से आप समझ जाएंगे. Excuse me, यस. sir. What if the velocities are parallel and lie in the same line? Velocities are parallel and lie in the same line. well, तो उस केस में आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर वो सेम लाइन पर होंगे तो उनके जो परपेंडिकुलर्स होंगे वो अलग अलग होंगे, वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे होंगे, राइट. तो वो एक उसका जो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लोकेशन पर होगा अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा तो हम नहीं निकाल सकते हैं. हम लोग किसका निकाल सकते हैं? ये 3-4 केसेस जो मैंने बताया, आप इनको समझ कर रखो. फर्स्ट केस में आप निकाल सकते हो, सेकेंड केस में निकाल सकते हो, थर्ड केस के इनवेरिएंट्स में निकाल सकते हो. बाकी और भी कॉम्प्लिकेटेड केसेस एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आप इजीली ड्रॉ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके पास कंस्ट्रेंट है, आपको ड्रॉ करना होता है किसी पेन और पेपर पर, जबकि उसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन कैन लाई इन एनीवेयर इन द 3-dimensional स्पेस. सो दैट विल बी डिफिकल्ट. अगर ऐसा आता है तो बोलोगे कि इट विल नॉट बी फीजिबल टू ड्रॉ और फाइंड इट आउट. इसका एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो, और ये काफी पॉपुलर है और आप में से कई लोगों ने किया होगा, और सेम क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं. सो लेट्स से आपको ऐसा बोलता है कि यहाँ पर एक वॉल है और इस वॉल पर एक रॉड रखा हुआ है. इस तरह से ये रॉड ऑफ कोर्स रिजिड बॉडी है, एंड आपसे ऐसा बोलता है कि इस पॉइंट की वेलोसिटी इधर है, ए पॉइंट है, लेट से ये बी पॉइंट है. किसी इंस्टेंट पर ये एंगल थीटा बनाता है और थीटा की वैल्यू आपको बता देगा. आपको याद होगा ये क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो हमने वेलोसिटी ऑफ बी निकाला था कंस्ट्रेंट मोशन के. एक पॉइंट की वेलोसिटी पता हो तो दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी बता सकते हैं. तो वो क्या करेगा, एक पॉइंट की वेलोसिटी बता करके आपसे पूछेगा कि इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए, इसके पास कितना एनर्जी है बताइए. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आपसे पूछा जा सकता है फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ दिस स्टफ. तो आपको एनर्जी निकालने में काफी इश्यूज बनेंगे, क्योंकि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, और अगर ये स्लाइड करता है तो आप इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पकड़ोगे तो इजी हो जाएगा. तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता, लोकेट इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ऑफ रॉड. मास और लेंथ वगैरह आपको पता है. सो क्या इसको आप लिंक कर सकते हो जितना आपने लर्न किया? ये वर्टिकल वॉल है, 90 डिग्री पर है. सो वर्टिकल वॉल्स के बीच में एक रॉड को रखा गया है. रॉड स्लाइड करता है. जब ये स्लाइड करेगा तो आप पाओगे कि सेंटर ऑफ मास चल रहा होगा, रोटेशन भी चल रहा होगा, तो ये एक जनरल मोशन परफॉर्म करेगा और आपको इसका इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन लोकेट करना होगा. सर वो रेक्टेंगल बनेगा क्या? तो क्या आप बता सकते हो कि ये किस केस से मैच करता है जो आपने केसेस अभी लर्न किए हैं? तो परपेंडिकुलर. दो है. केस नंबर 2 पे जाएगा कि दो वेलोसिटीज पता हो जो कि पैरेलल ना हो. क्या आपको दो पॉइंट्स की वेलोसिटीज नोन है? यस. ए पॉइंट की वेलोसिटी पता है, बी पॉइंट की डेफिनेटली पता है. बी हैज टू गो डाउन साइड, सो दैट्स द वेलोसिटी ऑफ बी. और ए और बी का रिलेशन आप जानते हो, तो ए और थीटा पता होगा तो बी का वेलोसिटी आपको मिल जाएगा. फिर क्या कैलकुलेट करना होता है और कैसे कैलकुलेट करना होता है? आपको वेलोसिटीज के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है. एक ये लाइन ड्रॉ कर लो. वेलोसिटी ए के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होगी तो उसकी लाइन ड्रॉ ऐसे कर लो, जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे. सो ये पॉइंट बन जाएगा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन और ये ओमेगा निकल आएगा. अगर आपको ये समझ में आ गया तो अपना काम हो गया. सो ये जो पी पॉइंट है वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन है. अगर आपसे पूछता है इसका एंगुलर मोमेंटम बताइए, सो आप क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम पूरी बॉडी का. तो अगर आप उस फॉर्मूले से जाते हैं, कौन सा फॉर्मूला जो हम लोगों ने आई अबाउट एनी पॉइंट, एल अबाउट एनी पॉइंट निकाला था? यू रिमेंबर एम आर्क सी एम क्रॉस बी सी एम प्लस हाफ प्लस आई सी एम ओमेगा. तो उसमें आपको वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की और एंगुलर वेलोसिटी दोनों निकालनी पड़ेंगी, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग जाएगा. ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि एल की वैल्यू जो आएगी आई पी इंटू ओमेगा.
IP किसके अबाउट, P एक्सिस के अबाउट, जो P से जा रहा है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, एंगुलर मोमेंटम आपको मिल जाएगा। और IP निकालना आपको आता है, उसके लिए इसको सेंटर को पकड़िए, इसको ज्वाइन कर लीजिए, पैरेलल एक्सिस लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि फाइंड एनर्जी, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलोगे हाफ IP ओमेगा स्क्वायर। IP निकालना आप जानते हो, ओमेगा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत इजीली। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बात की। लेट्स से कि इसका नाम हम x रख देते, y रख देते हैं, इसका नाम x रख देते हैं, या फिर जो भी आप समझाना चाहो। तो क्या अपने पास ये इक्वेशंस बनने वाले हैं कि VA की वैल्यू आएगी y इंटू ओमेगा, VB का जो वैल्यू आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी x इंटू ओमेगा। नाउ x और y को आप निकाल लोगे थीटा और l को यूज करते हुए। VA VB आपने पहले निकाल रखा है, यहाँ से ओमेगा निकल के आ जाएगा, और एक बार ओमेगा निकल के आया, ओमेगा को हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, बॉडी की टोटल एनर्जी बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी। माइंड इट की ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है। तो अगर आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन नहीं पता होता और आपसे टोटल एनर्जी पूछा गया होता तो आपके लिए काफी चैलेंजिंग था। अब आप उसको बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स, देन आइडेंटिफाई इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, go for IP calculation, use the simple rotational motion, क्योंकि IP के अबाउट इस इंस्टेंट पर प्योरली रोटेशन चल रहा है, तो रोटेशन वाले कॉन्सेप्ट्स को लगा देने का। अंडरस्टूड? Okay, so this was your instantaneous center of rotation and axis of rotation. Quite important for certain questions. You need to keep that in mind. इसके बाद ये आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे इंपॉर्टेंट वंस, वी हैव टैकल्ड देम। और नेक्स्ट क्लास अपना मंडे को होगा, तो मंडे के लिए मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपके डाउट्स अभी डील कर लूँगा, जो भी DPP के आप बोल रहे थे। मंडे को, ऑन मंडे, जो अपने पास मॉड्यूल है, अगर आपके मॉड्यूल आपने सॉल्व किया होगा, उसमें रोटेशन चैप्टर है। सो रोटेशन चैप्टर मॉड्यूल का हम लोग डिस्कशन करेंगे मंडे को। ये पहली प्रायोरिटी होगी। अगर आपके पास सफिशिएंट डाउट्स रहते हैं तो वी विल कंप्लीट ऑल ऑफ देम। अगर कम रहते हैं तो फिर जितना हो पाएगा वो फिनिश होने के बाद फिर कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा अगर टाइम बचता है। सो मंडे को वी विल ट्राई टू कवर इट अप। ट्यूसडे से देन वी विल स्टार्ट ग्रेविटेशन, द न्यू चैप्टर। सो आपके जो डाउट्स होंगे प्लस रोटेशन विल बी कवर्ड प्लस डाउट्स इन मंडे लेक्चर। वी विल कवर मॉड्यूल। DC पांडे के अगर आपके डाउट्स होते हैं तो आप जो स्पेसिफिक डाउट्स हैं आप ग्रुप पे शेयर कर लीजिए, कोई ना कोई आंसर दे देगा, और नहीं देता तो फिर मैं देता। विच एक्सरसाइज जहां तक हम लोगों ने फिनिश किया था उसके आगे। सो रोटेशन का आप लोगों ने एक्सरसाइज 1 किया था प्रोबेबली, और उसके आगे को लेकर के आपको कंप्लीट करना है। सो कंप्लीट आप ट्राई कर, काफी आपने कर लिया होगा, और बाकी आप ट्राई कर लीजिए, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वी विल फोकस ऑन डाउट्स ओनली। ठीक है? सो दैट्स फॉर मंडे। सर आप हमें और कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या रोटेशन के? यस, सो रोटेट आपका ये डाउट सेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद टाइम बचेगा तो हम लोग कर लेंगे। और अभी के लिए आपके कुछ DPP के डाउट्स थे तो क्विकली आप पूछ सकते हो। DPP का हालांकि मैंने सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया है तो समझ में आ जाना चाहिए, बट अगर स्पेसिफिक कोई कॉन्सेप्चुअल इशू बचा हुआ है लगता है तो आप जरूर पूछिए। और इफ देयर इज नथिंग तो तब तक मैं आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर टैकल करा सकता हूँ, because we have 5-6-7 minutes. ओके, आप अपने डाउट शेयर करेंगे तब तक मैं आपके क्वेश्चन दे देता हूँ। और ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है, आप में से कई लोगों ने हो सकता है किया भी हो। लेट्स से कि
ऐसा आपको बोलता है कि अपने पास एक बॉडी है, मे बी रिंग और समथिंग. So you get a ring which is rolling. So और आपको कुछ पॉइंट्स देता है. लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे चूज किया गया है जिस पॉइंट का नाम ए है. रिंग नहीं बोलते हैं इसको, डिस्क बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. डिस्क रोल्स. एंड लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पर दिया गया एंड अनदर पॉइंट बी यहाँ पे दिया गया. Sir, this was in 2007. या उसने 3 पॉइंट्स दिए थे. मैं 2 पॉइंट्स दे करके आपको एक्सप्लेन कर देता अगर आप में से कुछ लोगों ने ट्राई किया और नहीं आया हो. ये पूछता है कि आपको चूज करना 4 ऑप्शन में से. लैंग्वेज कुछ लिख देता हूँ मैं. कंपेयर horizontal components or horizontal component of velocity of point A and B. So A और B पॉइंट्स के वेलोसिटीज के horizontal components को आपको कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं और ये प्योर रोल करता है. इतना बताया गया. 4 ऑप्शंस आपको कुछ ऐसा देगा कि VA का होरिजोनल कंपोनेंट इज इक्वल टू VB. ये होरिजोनल कंपोनेंट्स हैं. VA is greater than VB, VA is less than VB, or any of them. Okay, एक आंसर भी आ रहा है. Sir, in this question, the distance of A and B point from the center will not matter. Nothing is given, so that doesn't matter. So वो जो क्रक्स पॉइंट है वो बताना चाह रहा. बाकी तो आप समझ गए होंगे क्या चल रहा है. क्रक्स पॉइंट क्या होता है कि अगर आप इनकी वेलोसिटीज निकालोगे, ए पॉइंट की वेलोसिटी, तो आप पाओगे कि एक V0 इधर आएगा और बी पर भी V0 इधर आएगा. आपको हॉरिजॉन्टल केवल वॉच करना है. अच्छा, इसके बाद आपको ये देखना होगा कि इनका रोटेशन कैसा चल रहा होगा. ये रोटेशन चल रहा होगा. इसको ए से अगर आप ज्वाइन कराओ तो ए के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आर ओमेगा आएगा या फिर R1 ओमेगा आएगा, जो भी R1 रहा होगा. इसको जब आप यहाँ पे ज्वाइन कराओगे तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में R1 ओमेगा आएगा या फिर R2 ओमेगा आएगा, जो भी R2 रहा होगा. R1 R2 हमको नहीं पता है. सिंस इसने हॉरिजॉन्टल को कंपेयर करवाया है तो अपने को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को देखना है. फिर आप इसको वेक्टर्स को यूज करके ये बता सकते हो कि ये जो एंगल बन रहा है फर्स्ट केस में वो एक्यूट एंगल है और सेकंड केस में जो बन रहा है वो ऑब्टूज एंगल है, 90 से बड़ा है. तो सेकंड केस में एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड जाएगा और फर्स्ट केस में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फॉरवर्ड आएगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत छोटा सा पॉइंट है, इसी पर बेस्ड उसने इक्वेशन को रखा था. सो आप देखोगे कि इस VA जो पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी में V0 प्लस समथिंग आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. ये हॉरिजॉन्टल की हम लोग बात कर रहे हैं और x डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. अगर वेलोसिटी ऑफ B देखोगे तो उसमें V0 माइनस समथिंग आएगा, जो समथिंग है वो पॉजिटिव है. तो यहाँ से क्लियर हो गया कि कौन सा बड़ा होगा. A की वैल्यू बड़ी आएगी, B की वैल्यू छोटी आएगी. A हैज टू बी ग्रेटर देन B, इसलिए हम B को मार्क करेंगे. और आप लोगों ने शायद इसी पॉइंट को ध्यान में रख करके आंसर दिया. तो इस तरह से उसने 3 पॉइंट्स दिए थे, फिर आपसे कंपेयर करवाया था. और हो सकता है कभी R1 R2 दे ना दे. R1 R2 देगा तो और भी स्पेसिफिक पूछ सकता है. नहीं भी देता है तब भी हम पता कर सकते हैं कि लोकेशन बेस्ड हम बता सकते हैं कि उसका कंपोनेंट कितना जाएगा, टोटल कितना जाएगा एंड ऑल दैट. और डायरेक्शन और टोटल की डायरेक्शन किधर जाएगी वो बता सकते हैं. ओके, एक क्वेश्चन आपने शेयर किया है, मैं उसके बारे में बात कर लेता.
ओके, टाइम अप हो गया है, सो दोज हु वांट टू लीव दे कैन। ये जो आपने क्वेश्चन शेयर किया एग्जैक्टली इसी की हम लोगों ने बात की, और वो डायरेक्शन देख करके आप बता सकते हो। बिल्कुल, कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज लेट्स वाइंड इट अप। दैट्स ऑल फॉर द डे। और मॉड्यूल को सॉल्व करके जरूर आइए आप लोग। ओके।